बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फिजिक्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेबल कमांड को और कुछ मज़ीद ऐसी कमांड्स जो हमारा काम ज़्यादा आसान बनाती हैं मैटलैब के अंदर, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेबल कमांड। तो टेबल कमांड क्या है? ऐसी कमांड जिसमें हम अरेज की मदद से एक टेबल क्रिएट कर सकें, उसे हम टेबल कमांड कहते हैं। अब जो टेबल कमांड है ये आपके पास बाकायदा एक क्वेश्चन आता होता है पेपर में, जिसमें आपको कहा गया होता है कि इसका एक टेबल क्रिएट करें। तो आपको ये इसलिए करवाई जा रही है ताकि अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आए जिसमें आपको कहा गया हो कि टेबल क्रिएट करें, तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अरेज ली हैं, हाइट, एज और नेम। अब हाइट के अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ दी हैं, 765, एज के अंदर दी हैं और नेम के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिन अरेज का भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसमें जो एलिमेंट स्टोर करवाएंगे वो आपने ऐसा करना है कि सेमी कॉलम लगा के क्रिएट करवाना है, क्योंकि हम ये बेसिकली एक कॉलम बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये हाइट का एक पूरा कॉलम बनेगा, तो इस वजह से इनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा के बजाय सेमी कॉलम लगाया है। ये वर्टिकल आर्डर में आपके पास डिस्प्ले होंगे। इसी तरह एज के दरमियान भी मैंने सेमी कॉलम लगाया है और नेम्स मैंने 3 नाम लिखे हैं। नाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके गिर्द ये जो आपके पास डबल कोटेशन होती है ना, वो इस्तेमाल होती है। अगर आप एक लेटर स्टोर करवा रहे हैं तो सिंगल कोटेशन को इस्तेमाल करना है। लेटर का मतलब जस्ट ए को स्टोर करवा रहे हैं, जस्ट बी को, जस्ट सी को। लेकिन अगर आप पूरा नाम स्टोर करवा रहे हैं, जिसे हम बेसिकली स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसके गिर्द डबल कोटेशन लगानी है। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे, टेबल का कोई नाम रखेंगे। जैसे मैंने टेबल का नाम रखा है टी, आगे कमांड दिया टेबल, आगे जिन जिन अरेज को इस्तेमाल करते हुए टेबल बनाना है वो मैंने सारी अरेज दे दी। जैसे मैं नेम, एज और हाइट, इन तीनों अरेज को इस्तेमाल करते हुए टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। अगर आप जिस तरतीब में नाम देंगे टेबल की हेडिंग भी उसी तरह ही बनेगी। अब ये देखें, ये टेबल में कॉलम की हेडिंग्स होंगी जो यहाँ पे अरेज के नाम है। तो जैसे ही मैं ये लिख के एंटर प्रेस करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगा। इस रिज़ल्ट में ये देखें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया नेम, ये हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ आ गया, और नीचे जो नाम थे वो लिखे हुए आ गए, एज, नीचे एज लिखी हुई आ गई, फिर हाइट, तो हाइट लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो मैंने ये खुद से हेडिंग नहीं रखी, बल्कि मैंने जस्ट टेबल की कमांड के अंदर जो अरेज के नाम रखे थे वही ऑटोमेटिकली इनकी हेडिंग्स बन गई हैं। अच्छा, इसी टेबल कमांड को एक और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि ये वाले जो नाम हैं ये रो के नाम बने, ये एक बाकायदा हमारे पास कॉलम ना बने, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी टेबल के कमांड को इस्तेमाल करना होगा। फिर आपने बाकी जो भी आपके पास अरेज हैं उनके नाम थे, जैसे एज और हाइट, और जो आपके पास नेम वाला है उसको मैंने उससे पहले मैंने लिखा रो नेम। इस रो नेम को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। रो नेम को लिखने के बाद जब आप नेम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि रो का नाम वो बना दो जो नेम वाले के अंदर मौजूद है। तो आज के बाद आपको इस तरह का कुछ आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें ये देखें एज और हाइट हेडिंग्स, कॉलम्स की हेडिंग बन गई और ये रोज़ के नाम बन गए। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ऊपर कॉलम की हेडिंग नहीं आई हुई, तो इसका मतलब है ये रो के नाम बन गए हैं। तो आप टेबल कमांड को इन 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे आपके लिए एक नेक्स्ट हमारे पास आप यूँ समझिए कि फंक्शन, जिसमें हम मैटलैब प्रोग्राम में कम्प्लेक्स नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब पहले तो ये बात देखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मौजूद हों, और हमारे पास जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आयोटा से, और उसी आयोटा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बेसिक इमेजिनरी यूनिट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, के जो इमेजिनरी यूनिट है मतलब आयोटा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैंने वही रैंड फंक्शन इस्तेमाल किया जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मैंने डायमेंशन दे दी 3, तो मतलब 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रोज़ हो और 3 कॉलम हो। तो मैंने एक एक्स मैट्रिक्स लिया जिसमें मैंने रैंड फंक्शन लगाया 3 क्रॉस 3, फिर मैंने y एक लिया जिसमें मैंने रैंड फंक्शन लगाया 3 क्रॉस 3,
और फिर मैंने z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स ऑफ एक्स वाई। अब ये जो मेरे पास कम्प्लेक्स फंक्शन है ना वो ऐसा करेगा कि x और y से जो दोनों रैंडम अरेज जनरेट हुई होंगी, अरेज नहीं होंगी बल्कि मैट्रिक्स होंगी, जो दोनों मैट्रिक्स x और y जनरेट हुए हुए होंगे उनको कम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देगा, मतलब सिंपल और आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देगा। तो देखें कुछ आपके पास आंसर कुछ यूँ नज़र आएगा। अब आप यूँ समझें कि x की मदद से ये चीज़ें जनरेट हुई हुई हैं और y की मदद से ये चीज़ें जनरेट हुई हुई हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स के फंक्शन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गए। अच्छा, अब इसी को ही आप मज़ीद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसी फंक्शन को। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि कम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट मतलब पूरे कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया। अब इस तरह का कोई कम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो और आप उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना चाहते हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना चाहते हो, तो आप इसी z वाले में मतलब जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है इसी पे आप दो फंक्शन अप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी के लिए इमेज, ठीक है। अब मैंने लिखा ZR, मैंने वेरिएबल का नाम रखा और आगे मैंने लिख दिया रियल ऑफ Z। अब यहाँ पे रियल फंक्शन है और Z ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टोर है। तो Z ऑफ R में रियल ऑफ Z मैंने जब लिखा तो ये इस वाले Z वाले फंक्शन में से जो रियल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर देगा। अब ये सारे रियल्स हैं, ये सारे रियल्स हैं और ये सारे रियल्स हैं, इनको यहाँ पे ये सेपरेट कर देगा। इसी तरह जब मैंने लिखा ZI इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z, अब ये क्या करेगा, उस Z में से इमेजिनरी वाले जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर देगा, इसको और इसको ये सेपरेट करके यहाँ पे लिख देगा। तो ये इमेजिनरी और रियल वाले दोनों जो फंक्शंस हैं ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हैं कि ये आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग करके देते हैं। अच्छा, इस हवाले से ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें बोला गया होता है जनरेट अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब कम्प्लेक्स नंबर बोला जाए तो आपने इस तरह से जनरेट करने हैं जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, यूँ लिख के और रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करके। अगर वैसे जनरेट करने को बोला जाए तो वो आप जो सिंपल रैंड वाला फंक्शन या आप फिक्स वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं आप उसके थ्रू इसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रोग्राम डाला है जो आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके दिखाना होगा। ये है राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू डिटरमाइन corresponding current and power values such that the voltage and resistance value is given in the table। आपने क्या करना है, करंट और पावर की वैल्यूज़ निकालनी है जबकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। अब ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इन्हीं पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करके करंट और पावर की वैल्यू जो है वो जनरेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें, अभी मैं कोई फार्मूला नहीं बता रही, मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ कि आपने काम करना कैसे है। अगर आपने वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना हुआ तो ये वोल्टेज एक पूरी अरे होगी, रेजिस्टेंस एक पूरी अरे होगी, तो अरे में एलिमेंट वाइज जो मल्टीप्लिकेशन होती है अब आपने वो तरीका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप करेंगे तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका चेंज होता है, लेकिन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का तरीका चेंज होता है। ये मैंने आपको जो फिज़िकल क्लासेस थी उसके अंदर आपको समझाया था तरीका, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है। आपके पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि फैक्टोरियल फाइंड करें बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, दो डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए फैक्टोरियल को फाइंड करें। तो ये आपके पास जो तरीका ये फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए है। एक तो फैक्टोरियल का वो तरीका है जो आप लोग पहले पढ़ते रहते हैं, एक हमने बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन ये फैक्टोरियल का एक बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो अगर आप जस्ट लिखेंगे फैक्टोरियल और इधर n की जगह वो नंबर दे देंगे तो ये उसका फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देगा। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की है, यहाँ मैंने n में स्टोर किया है 3 और मैंने लिखा है f इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n में क्या है 3, तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा 3 का जो कि हमारे पास है 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक था हमारा आज का जो भी लेक्चर है, इसका मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो बाकी चीज़ें हैं वो देखेंगे। आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया है, एक जैसी चीज़ इसमें नहीं है कोई भी। हमने पहले ऐसा किया
कि एक टेबल कमांड बनाना सीखी। टेबल कमांड के आपने दो तरीके देखे, एक सिंपल टेबल बनाना जिसमें हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, कॉलम्स के नाम हेडिंग के तौर पे होते हैं, उनके डाटा होता है। फिर हमने टेबल का दूसरा तरीका देखा जिसमें हमने कहा कि हर जो रो है उसको हम कोई ना कोई नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने रो नेम वाला ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया। फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर जनरेशन देखी। कम्प्लेक्स नंबर जनरेशन में कम्प्लेक्स नंबर पहले आपने देखे कि होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर आपने इसमें पहले उसी तरह रैंड का फंक्शन अप्लाई किया। फिर यूँ समझे कि आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कम्प्लेक्स के थ्रू। और कंबाइन किस तरह हुआ कि एक पार्ट को सिंपल कह दिया गया और एक के साथ आयोटा लगा दिया गया। अब यूँ समझे कि जो एक्स से चीज़ें जनरेट हुई हैं वो सिंपल वाली थी ये, ठीक है, और जो वाई से जनरेट हुई है वो उसके साथ आयोटा लगा दिया गया है। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हों और आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, उनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग थे, रियल और इमेजिनरी। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको एक मैंने नई चीज़ भी सिखाई है, वो क्या, अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के डाटा को आउटपुट में दिखाना हो तो आप उन दोनों को यूं कामा लगा के भी लिख सकते हैं और उन दोनों का डाटा जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है। ये आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम था। उसके बाद आपको बताया कि फैक्टोरियल एक उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो जिस तरह आप पहले करते हो, एक आप उस तरह कर सकते हो जो हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में देखा, और तीसरा तरीका ये है कि आप फैक्टोरियल का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दें। यहाँ पे जैसे n में 3 लिया था, अब फैक्टोरियल आप 3 का मतलब है 6 आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। कोई बात समझ ना आई तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो कि हमने उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना, अभी आपको जस्ट फंक्शन पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ाए क्यों जा रहे हैं, ताकि आपके पास सारा ज़ख़ीरा जमा होता जाए। फिर जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप खुद ब खुद ही गेस कर सको कि अब मैंने किसके अंदर कौन सा फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये आपका टास्क है कि आप इन फंक्शंस को याद रखें और जहाँ पे इन्हें अप्लाई करने की बारी आए आपको पता हो कि अब मैंने फलां फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है। ये तभी पॉसिबल है कि आप हर फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जैसा कि आपको मैंने बता दिया था कि आप मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैटलैब के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जब आप रन करते हैं तो आपको चीज़ का पता चलता है कि कहाँ पे वो एरर दे रही है और कहाँ पे वो एरर नहीं दे रही है। अभी जैसे मैंने आज का आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए दिया, इसे अगर आप रन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं इसमें आपसे क्या कुछ करवाना चाह रही हूँ। मतलब इसका जो आउटपुट है वो आपको बताएगा कि ये चीज़ जो है वो ठीक कैलकुलेट हुई है या नहीं कैलकुलेट हुई। तो आउटपुट तभी आपको नज़र आएगा जब आप इसको ऐप पे रन करोगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।